गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट लेक्चर के बाद आज हम लोग कोऑर्डिनेशन में पहुंच चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। जैसा कि हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी बातें पढ़ी थी जिनमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी थे, तो उन सब एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए CFT का यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करना ज़रूरी है। कई एग्जांपल्स, कई ऐसे केसेस थे जहां लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड होना या वीक फील्ड होना बहुत डाउटफुल था, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को जाननी थी। उससे पहले एक और बात हम लोग समझ लें कि जो VBT है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसकी ड्रॉबैक क्या है, उसकी कमियां क्या हैं। ड्रॉबैक के साथ आप यहाँ पे पहले इसकी कमी निकाली जाए और फिर उसको सुधारने वाली बात भी की जाएगी नई थ्योरी पे। तो ड्रॉबैक में सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, या आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना। जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात है उसके बारे में कोई आइडिया आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ये सबसे पहली ड्रॉबैक है। कभी कोई लिगेंड किस बेस पर स्ट्रांग और किस बेस पे वीक माना गया वो हम लोगों को नहीं पता। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक सबसे जो खास ड्रॉबैक है, दरअसल VBT में ये माना जाता था कि जो लिगेंड है वो पॉइंट लिगेंड है। लिगेंड जो है वो पॉइंट लिगेंड कंसीडर किया गया, और पॉइंट लिगेंड की जहाँ तक हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि इसका खुद का अपना कोई चार्ज नहीं है, यानी बस वो एक पॉइंट की तरह है और लिगेंड का अपना कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। और जब वो मेटल आयन के साथ अप्रोच कर रहा होता है तो उनके ऑर्बिटल्स का ऐसा कोई रिपल्शन नहीं होता। ये एक बात मान के चली गई सीधी सीधी, जो कि होगा नहीं। अगर लिगेंड और मेटल आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो मेटल के पास भी ऑर्बिटल जो है उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जो लिगेंड होंगे उनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए था, जो कि ऐसा मान के नहीं चला जाता। और सिंपल सीधा सा बात किया जाता है कि पॉइंट लिगेंड है, देयर इज नो चार्ज इन द लिगेंड, है ना, नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द लिगेंड, सीधा सीधा पॉइंट लिगेंड है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी इस पॉइंट को मानने के बाद ही VBT को हम लोग आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरी बात, और वो जो तीसरा ड्रॉबैक है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर इन कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके अंदर कलर का एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से डिफाइन नहीं हो पाता। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि हम कलर उसके अंदर कैसे एक्सप्लेन करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है या कलरलेस है, इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग दे नहीं पाते। उसका कारण क्या है, कलर को हमेशा जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कराया जाता है। अब चूंकि मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब डीजनरेट हैं, ऑर्बिटल में सबकी एनर्जी बराबर है, तो कहीं कोई एक्साइटेशन के चांसेस आपको दिखते नहीं हैं, और इसीलिए हम कभी भी कलर का एक्सप्लेनेशन VBT थ्योरी से नहीं बता पा रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हैं VBT की, जिसके बाद हम लोग इन सब को सॉल्व करने की डायरेक्शन में बढ़ेंगे और उसमें CFT के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक बात है जिसमें हम लोग क्रिस्टल फील्ड की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग एक काम करें, पहले ये बेसिक तीनों पॉइंट्स नोट करिए और मैं फिर CFT पे बात करता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रॉबैक के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, और ये थ्योरी बिल्कुल अलग है। पहले हम इसकी कुछ बातें समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं CFT की, शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली कब कहाँ से जनरेट हुआ उसको भी समझा जाए अगर, तो ये ओरिजिनली तो फिजिक्स का टॉपिक है ये, और फिजिक्स के हिसाब से क्या बात है इसको ज़रा समझिएगा। दरअसल क्या होता है कि कोई आयनिक कंपाउंड, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड की आप जब बात कर रहे हैं और उस आयनिक कंपाउंड की
हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। तो कैटायन और एनायन का जब भी इंटरेक्शन होता है, पास में अप्रोच करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो होता क्या है कि जब भी एक कैटायन के पास एनायन जब इंटरेक्ट करेगा तो दोनों एटम के, जो कैटायन है और एनायन है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उसका अपना इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन से क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ए या बी के, उनमें चेंजेस आते हैं, उनकी एनर्जी में वेरिएशन आता है। एक्चुअल फैक्ट यही है, ये फिजिक्स में स्टडी किया जाता है, हायर लेवल पे पार्ट है। या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, या ऑर्बिटल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि एक चार्ज बॉडी है, कैटायन है, उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और दूसरा जो एनायन है उसके भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। और वो जब अट्रैक्शन में आता है तो हम लोग केवल अभी तक क्या पढ़ते हैं, केवल लैटिस एनर्जी, सिंपल सी बात पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब भी अट्रैक्शन होता है तो वहाँ रिपल्शन भी होता है ना। तो हमने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं कि दोनों एटम जब पास में आ रहे हैं, ये ठीक बात है कि कैटायन एनायन के अट्रैक्शन से आ गए, लेकिन जब वो पास में आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन भी होंगे। और उस रिपल्शन से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे जैसे ही रिपल्शन होगा तो इनका रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ये आपको नए तरीके से पढ़ना होता है। मतलब सीधा है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड की बात आप कर रहे हैं। जब भी अट्रैक्शन होगा, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनका रिपल्शन होगा, और उससे क्या होता है, एटम के ऑर्बिटल का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे 1s 2s 2p ये सब ऑर्बिटल है ना, तो उनकी एनर्जी में वेरिएशंस आ जाते हैं। ये हम लोग फिजिक्स में हायर लेवल पे पढ़ते हैं। लेकिन इसी थ्योरी को जब हम लोग और आगे ले जाते हैं तो कुछ पॉइंट वाइज कंडीशन आती है, और वो थ्योरी आगे बढ़ती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से रिलेट होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। मेटल आयन है, ये मेटल आयन है इस तरह से, और इस मेटल आयन पे लीगेंड अप्रोच कर रहा है। दिस इज द अप्रोच ऑफ लीगेंड, और इस लीगेंड में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका अप्रोच हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और यहाँ पे ये बात पॉइंट की तरह नहीं मानी गई। हमने क्या माना है, एक आयनिक अट्रैक्शन है, एक आयनिक अट्रैक्शन आपको दिखाना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं, आयनिक अट्रैक्शन दिख रहा है। उसी आयनिक अट्रैक्शन से दोनों अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। तो ये बातें आपसे बताई गई, उसी सेम थ्योरी है, बस इतना डिफरेंस है, वहाँ एनायन था। तो इससे जब अप्रोच कर रहा है तो ये अप्रोच से इनमें रिपल्शंस भी होंगे, इनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस यहाँ पे तैयार होंगे। मेटल आयन के पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल आयन के भी ऑर्बिटल्स हैं, और साथ साथ लीगेंड के भी ऑर्बिटल्स हैं, उनका अट्रैक्शन होगा, आयनिक अट्रैक्शन माना जा रहा है। और उसी अट्रैक्शन से वेरिएशन यहाँ पे, इस थ्योरी को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है सीएफटी का कि इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, when ligand approach to the metal ion, then it attract to the electrostatic force of attraction। दोनों का अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई लीगेंड मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहा है। और इस अप्रोच में अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया जाता है कि ड्यू टू अप्रोच ऑफ लीगेंड towards metal ion, degeneration of orbital of metal ion destroy, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रॉय। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, पोस्टुलेट की तरह आप डील कर रहे हैं कि जब भी मेटल आयन के पास लीगेंड अप्रोच करेगा तो रिपल्शंस होंगे। और वही थ्योरी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ
कि जैसे ही उस मेटल आयन के ऑर्बिटल्स होंगे, लीगेंड के भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही अप्रोच कर रहे हैं तो उस अप्रोच करने के बाद दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल के रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा। जो मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल हैं स्पेशली, उनकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा, और उनकी एनर्जी जब वेरी करेगी तो डी ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी की जो डीजनरेसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी क्या है, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, वो सभी इक्वल एनर्जी के हैं, लेकिन वो कब होगा, जब मेटल आयन है केवल इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, उन मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें डीजनरेसी खत्म होती है और डिफरेंट एनर्जी लेवल पे वो चले जाते हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई। एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, दरअसल जो ये पहला पॉइंट जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल आयन पे लिगेंड जब अप्रोच करते हैं तो जो एक आयनिक अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक और पॉइंट था। दरअसल इस यहाँ पे एक थ्योरी जो है, आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है यहाँ, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात भी लिगेंड और मेटल के बीच होती है, ये पता है हमें, और ये एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से भी नहीं होता। इस थ्योरी में भी इस बात को ध्यान रखा गया है कि लिगेंड जो है वो मेटल आयन के साथ एक आयनिक अट्रैक्शन में जाता है, जो कि ऐसा एक्चुअल नहीं होता। आपको पता है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग फर्दर एमओटी थ्योरी में, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि एक एडवांस थ्योरी है अभी तक की। तो अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों ने तो केवल बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा, वो भी डायटोमिक के अंदर। तो इस पे तो बहुत सारा वेरिएशन है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से बेसिकली इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है। अभी हमने CFT पढ़ा नहीं, ड्रॉबैक पहले मिल गया, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है। मैं आगे चल के इस पर हम लोगों को कोई काम नहीं करना, इसलिए यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या ड्रॉबैक है, यानी इस थ्योरी में ये माना जाता है कि लिगेंड मेटल आयन के साथ एक आयनिक अट्रैक्शन है, आयनिक पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस की तरह अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि दरअसल मेटल और लिगेंड के बीच कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना तो उस कंडीशन में उसका एक्सप्लेनेशन वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से होगा, वो तो CFT से डिफाइन नहीं होता। तो वो चीज़ आगे चल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसको हम लोगों को सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, ना हमें उस पर काम करना है। बल्कि कुछ जगह जो होगा तो बात की जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे सिलेबस पार्ट में ये नहीं है। तो हम CFT में भी एक तरीके से जो ड्रॉबैक वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखते जाएं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल आयन है, लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड जैसे से अप्रोच करेगा एक आयनिक अट्रैक्शन की तरह अप्रोच कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे ही अट्रैक्शन होता है तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड टुवर्ड्स मेटल आयन द डीजनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन डिस्ट्रॉयड। डीजनरेसी जो मेटल आयन की होगी ऑर्बिटल्स की, वो डिस्ट्रॉय होती है। उसका कारण रिपल्सन से, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्सन से जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उनकी एनर्जी में वेरिएशंस आ जाते हैं। पूरा का पूरा CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही टिका है। तो अब हम इस पे और आगे डिटेल पे बात करते हैं। तो बेसिक जो पोस्टुलेट है CFT के वो तो यही है। अब इस पे आगे किस तरह से हम बात कर रहे हैं उस पे आ जाता हूँ मैं। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इनको जरा। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इस पे एक और बात, अब हम लोग जरा मेटल आयन के ऑर्बिटल्स को लेकर बात जरा समझते हैं। जैसे मैं एक बात पहले आपको समझा लूँ, किसी भी डी ऑर्बिटल के बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। आपको ये पता है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। अभी सबकी लगभग एनर्जी इक्वल है, और इनको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बनाएं तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस इस तरह से प्रेजेंट रहता है। आप ऐसे दिखा भी सकते हैं। तो दिस इज द डी एक्स वाई। इसी तरह से अगर मैं
y और z को बना रहा हूँ तो यहाँ भी बिटवीन द एक्सिस आप इस तरह से दिखाएंगे ऑर्बिटल, dy z आ गया। यहाँ x है, ये z है, यहाँ भी बिटवीन द एक्सिस आप दिखा रहे हैं तो यहाँ पे डी zx आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, इन तीनों ऑर्बिटल के साथ साथ हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और एक दूसरा जो जेड स्क्वायर है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग आप ऑर्बिटल बनाते हैं और इसका लोब्स आ जाता है इस तरह का। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो ये पूरा नेगेटिव लोब्स होता है। तो ये जेड एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अच्छा, इसमें एक खास बात, इन दोनों ऑर्बिटल में एक खास बात क्या है, एक्स है वाई एक्सिस है। अगर आप इन तीनों की बात करें, इन तीनों ऑर्बिटल की, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन द एक्सिस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एक्सिस। ये तो आपको ध्यान रखिएगा, हम ये बात लिख सकते हैं कि इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एक्सिस, है ना। तो ये खास बात है कि दोनों एक्सिस के बीच में आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है, अलोंग द एक्सिस नहीं। जबकि आप इन दोनों की अगर बात करें हम लोग, इन दोनों की, इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस। क्यों भाई, ये बात तो समझ में आ रही, दिख भी रही है आपको ज्योमेट्री में। तो अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल की बात करते हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस आपको दिख रही होती है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आप एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही लोब्स होता है, इसी तरह से डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलोंग ही लोब्स है। लेकिन अगर आप इन तीनों की बात करो ऊपर वाले लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दोनों एक्सिस के बीच में रहती है। मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है बात। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसको हम लोग और 3 डायमेंशनल बात समझेंगे। और ये डी ऑर्बिटल्स किसके हैं, मेटल आयन के अंदर होंगे। ठीक है ना। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं उसको जरा समझिएगा। दरअसल इस मेटल आयन के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, अब इनके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा होगा, लीगेंड जो आएगा, लीगेंड जो अप्रोच करेगा, उसका अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इनके साथ आके अप्रोच करेगा। तो उसी बेसिस पर हम लोग इनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी क्या है, अभी तो मेटल आयन है तो सबकी एनर्जी एक जैसी। तो आप पहले एक काम करो, पहले इन सबको एक बार आप बना लो, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ। पहले जरा इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसको आपने बना लिया होगा। अब मैं ज़रा सबसे पहले अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के टाइप के बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। इसका जरा मैं मतलब समझा दूं आपको। हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल दरअसल क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं, जो सीएफटी में पढ़ रहे हैं, वो है क्या। सीएफटी में हम लोग ये जान चुके हैं कि मेटल आयन पर डी ऑर्बिटल जो है उनकी अपनी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक जैसा है। और इन मेटल आयंस पे जब लीगेंड अप्रोच करेंगे, लीगेंड पास में आएंगे, तो उन लीगेंड्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो जैसे से अप्रोच करेगा
तो मेटल आयन पर प्रेजेंट जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी जो डीजनरेसी है वो खत्म होगी, यानी एक तरीके से उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा और किस तरह से ऑर्बिटल की एनर्जी ब्रेक होगी, उसको लेकर ही हम लोग अब पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और एक होगा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, उसमें हम सब में अलग अलग बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब व्हेन 6 लिगेंड अप्रोच टू metal ion along the XY axis। मेरी बात समझ में आई? हम कब स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं? जब 6 लीगेंड XYZ एक्सिस के अलोंग, X की पॉजिटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव डायरेक्शन से, Y की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से और Z की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे और वो एक ऑक्टाहाइड्रल शेप बना रहे होंगे, या आप स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हैं। और उस तरह का जब शेप बनेगा तो उस कंडीशन में मेटल आयन के पास जो डी ऑर्बिटल हैं उनका किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको समझना है बहुत अच्छे से। मतलब सीधा है कि मेटल आयन इस तरह से है और हम लोग इस तरह से हर एक लीगेंड को अप्रोच करा रहे हैं। कैसे हो रहा है अप्रोच, वो जरा समझ लीजिए। एक लीगेंड यहाँ पे, एक लीगेंड ये इस तरह से, ये एक अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच करेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट होगा। और इसी तरह से एक लीगेंड यहाँ पे ऐसे अप्रोच कर रहा है और एक लीगेंड यहाँ पे ऐसे अप्रोच कर रहा है। तो आप इसको एक्सिस में बांट दीजिए। ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है। तो ये आप बोल सकते हो कि अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस क्या हो रहा है, लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन पे और उसके बाद उसका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल जो डीजनरेट थे, पांचों की एनर्जी बराबर थी, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो उसको समझने के लिए हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है मैं उसको जरा समझा दूं। अभी आपके पास m+n है, ठीक है, और इनमें क्या है कि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी आपने दिखा रखी है। ये इस तरह से dxy, dyz, zx, x² - y² एंड dz², ये सबकी एनर्जी। अभी ये एनर्जी किसकी, मेटल आयन की, ठीक है। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल अप्रोच करते ही तुरंत उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे से अप्रोच करेगा लीगेंड, इन पांचों की एनर्जी अपने से सबकी ऊपर हो जाएगी, एक जैसी। अभी मैंने सबकी एनर्जी बराबर ऊपर बढ़ाई, dxy, yz, zx, x² - y² dz², ये बढ़ गया, इससे ऊपर हो गया। ये एक लेवल पे था, अप्रोच किया तो और हो गया, ड्यू टू अप्रोच ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हैं ये कैसे हुआ, ड्यू टू अप्रोच ऑफ लीगेंड, ठीक है। और ये प्योर मेटल आयन था, इससे और ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। बल्कि आप इसको और ऊपर दिखा सकते हैं, ये नीचे रहता है, इसका गैप ज़्यादा रहता है। या मैं इसको ऊपर ही बना देता हूँ ताकि आप समझ पाए सही से। ये देखिए, ऐसे बना दिया मैंने। और ये पांचों डी ऑर्बिटल हैं, dxy है, yz है, zx है, x² - y² है, dz² है। अब क्या होगा, इनकी एनर्जी अभी ये इस लेवल पे था, फिर ये इस लेवल पे आ गया, और अब जब जाके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब ml6+n बन जाएगा। तो अब जरा समझिएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। अगेन फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो जाता है। आपके पास ये दो ऑर्बिटल अलग और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी। यहाँ पे जो इक्वल ऑर्बिटल्स आते हैं, यहाँ पे है dx² - y² और dz², और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा dxy, yz और zx। ध्यान रहे इससे ऊपर ही रहे, ये सब है ना, ये सबसे ऊपर रहेगा। ये इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अपने इस इक्वल पार्ट से यहाँ पे 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और 3 की घट जाती है।
ये जो ऊपर बढ़े, ये जो पूरा गैप है जिसको आप इस तरह से दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, उसको हम लोग नाम देते हैं डेल्टा नॉट। नॉट या ओ बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अभी मैं इस पे और डिटेल में बात करूंगा। इन दोनों की जो एनर्जी का ग्रुप है, जैसे दो के एक साथ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है Eg। मैं इसके एक्सप्लेनेशन को अभी बात करूंगा। और 3 ऑर्बिटल इक्वल एक जैसे हैं तो इनको बोला जाता है T2G। ये किस तरह से है ये अभी बताऊंगा। तो हुआ क्या उसको जरा समझिए। और ये जो इक्वल पोर्शन इसका 0.6 डेल्टा नॉट, मतलब 60% ऊपर रहता है पॉजिटिव सेगमेंट पे, और नीचे 0.4 डेल्टा नॉट रहता है। साइन कन्वेंशन है केवल, इसको आप ऐड करके 0 मत कर दीजिएगा, है ना, डेल्टा नॉट है। अब मेरा मतलब क्या है, हमने क्या किया कि जब लीगेंड को आप अप्रोच कराना स्टार्ट करते हैं और 6 लीगेंड अप्रोच करा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हुए कर रहे हैं, तो जो मेटल आयन के पास d ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सबकी बराबर थी, उन सबकी एनर्जी में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके का है। आपके पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं dxy, yz और zx, जहां बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और 2 आपके पास ऑर्बिटल ऐसे हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो अलोंग द एक्सिस है। तो अब जरा समझिए, जो लीगेंड तो आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है यानी अलोंग द एक्सिस है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, वो अलोंग द एक्सिस जब लीगेंड आएंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे पहले वही टकराएगा आके। तो जिसका रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस है, जो कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, तो उनकी एनर्जी देखिए आपने दोनों की बराबर ऊपर कर दी, एनर्जी अप हो गया। लेकिन इसके अलावा जो dxy और yz और zx है, उसके लोब्स कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस। तो जब लीगेंड वहां पे उसको अप्रोच करेंगे तो 45 डिग्री एंगल पे आएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे ऑर्बिट अलोंग द एक्सिस है। अब जो अप्रोच तो ऐसे कर रहा है, लेकिन उसको लोब्स ऐसे होगा। हाँ, मैं इसको समझा दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऐसे, अप्रोच आपका लीगेंड ऐसे कर रहा है, तो अब इसके बीच कैसा है, 45 डिग्री एंगल पे। लेकिन जब इससे पहले जो हम लोगों ने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर की बात की थी, वो तो अलोंग द एक्सिस आ रहा था। तो इस कारण से इन तीनों का एक जैसा केस हम लोगों ने देखा और इन सब की एनर्जी एक साथ हमने नीचे कर दी, जबकि यहाँ पे जो एनर्जी है दोनों की बढ़ी और इस तरह से इनका रिपल्शन, अट्रैक्शन, इसलिए एनर्जी कम हो गई। समझ गए बात? तो आप कम भी नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं इसमें रिपल्शन है तो बढ़ गया, तो अपने आप वो गैप आपको दिखने लगता है। और इस तरह से जो Eg और T2G के बीच का गैप है, ये Eg क्या है, 2 इक्वल एनर्जी वाले ग्रुप को एक नया नाम दे दिया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको Eg बोल देते हैं। और 3 अगर इक्वल एनर्जी का ग्रुप है तो उसको T2G का नाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल इतना आपको जानना है। अब क्या होगा, इसी डेल्टा नॉट को हम लोग नाम देते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, ये डेल्टा नॉट आ गया, ये डेल्टा नॉट, और ये ऊपर है 0.6 डेल्टा नॉट, नीचे है माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ को बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि कैसे कैसे हम लोगों ने अप्रोच कराया है, कैसे क्या लिखना है इसको, है ना। तो आप एक काम करो, पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं इसके एक एक करके एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ। चलिए, लिख लिया आपने। अब आप लिखिए जरा, हेडिंग डाल ही लिया, ये सब बना ही लिया आपने, लिखे लिखिए। when six ligand approach to the central metal ion, when 6 ligand approach to the central metal ion,
along the x, y, z axis, along the x, y, z axis, along x, y, z axis, and form an octahedral complex, form an octahedral complex, and form an octahedral complex then due to approach of ligand the degeneracy of the d orbital of metal ion, the degeneracy of the d orbital of metal ion destroyed according to crystal field theory. Clear? Next line लिखो, initially when ligand approach to the metal ion, initially when ligand approach to the metal ion, initially when ligand approach to the metal ion, then the energy of all the d orbital, then energy of all the d orbital increases, all the d orbital increases, but when ligand form complex part, when ligand form complex with metal ion, then the d orbital distributed in two different pattern of energy, then d orbital distributed in two different energy level, Eg and T2g, Eg and T2g. This is called splitting of d orbital. This is called splitting of orbital. यानी इस थ्योरी को, जो ये बात हो गई है, उसको आप स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. And the energy gap between Eg and T2g, the energy gap between Eg and T2g is known as splitting energy delta naught या octahedral splitting energy. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक तो आपने जनरल बातें समझ ली. अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को ही ऊपर क्यों रखा है और नीचे बाकी तीनों को क्यों रखा है, वो मैंने बता दिया, लेकिन उसको भी लिखा जाए. नेक्स्ट लाइन से लिखिए. लेकिन ड्यूरिंग दिस स्प्लिटिंग ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऑर्बिटल
dx square minus y square and dz square feel more repulsion with the approach of ligand and orbital dxy, yz and zx feel less repulsion. That's why energy of orbital dx square minus y square and dz square increases. The energy of orbital dx square minus y square and dz square increases. And the energy of dxy, yz and zx decreases. And the energy of dxy, yz and zx decreases. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बात को पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि ये हुआ क्या। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो तो थ्योरी हम लोगों ने शुरुआत में समझ ली, थोड़ा सा पार्ट है थ्योरी का, सीधा सीधा मतलब आप समझ गए थे। लेकिन अब बात आ रही है उसके एक्सप्लेनेशन की, उसके एप्लीकेशन की। तो उसका एप्लीकेशन सबसे पहले हम लोगों ने किस पे किया है, एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां पर मेटल आयन है और उसमें 6 लीगेंड अलोंग दी एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आप अप्रोच करा रहे हैं और एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उस कॉम्प्लेक्स के बनाते समय हमें किस तरह से रिपल्शंस आएंगे, किस तरह से अट्रैक्शन आएंगे, इसको देखते हुए में ऑर्बिटल जो थे मेटल आयन के उनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और 2 की एनर्जी बढ़ गई, 3 की एक जैसी घट गई। अच्छा, इसमें किस तरह से स्प्लिट हो गया डी ऑर्बिटल वो आपको पता है, एक Eg है और एक T2G है। मैंने आपको ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की है अभी कि दरअसल जो G टर्म आता है वो जी रेड होता है। जी रेड मतलब सिमेट्रिकल टर्म है, उससे रिलेटेड है, और सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री पे बेस्ड है, तो जी रेड की बात करेंगे। और एक टर्म होता है U, इसको अनजी रेड बोलते हैं, और इसको हम अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। ये जो सिमेट्री है वो एक्सिस के अलोंग होती है, तो इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है इस पे, तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, जी रेड अनजी रेड बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक सिमेट्रिकल अलोंग दी एक्सिस होता है, अलोंग दी एक्सिस। तो इस केसेस में आप इसको क्या बोल देते हैं, जी रेड। जैसे आपने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा, तो इसके जो ऑर्बिटल हैं आप ऐसे बनाएंगे, तो अलोंग दी एक्सिस क्या होगा, आप इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आप इसको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जी रेड बोलते हैं। और इसी तरह से dz स्क्वायर में भी यही है, अगर हम इस एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, यहाँ पे जेड एक्सिस है और इसमें लोब्स है और यहाँ पे भी ऐसे लोब्स है, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसमें सिमेट्री है, प्लस प्लस रहेगा। तो ये सिमेट्री होने के कारण इन दोनों को हम लोग जी रेड मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कि सिमेट्रिकल है। और जो बात आती है ई क्या है, ई केवल एक 2 इक्वल एनर्जी का एक ग्रुप है, तो आप उसको एक तरीके से आयुपेसी का नॉमेनक्लेचर है कि 2 एनर्जी ऑर्बिटल्स अगर एक जैसे हैं तो ई लिख सकते हैं आप। और इसी तरह से 3 अगर हैं तो उसको T2 बोल देते हैं, वहाँ भी जी का मतलब जी रेड है। तो ये जो जी रेड और अनजी रेड है वो एक अलग बात है, हम यहाँ पे फिलहाल T2G और EG को समझ सकते हैं। एक और यहीं पे बात आपने समझ ली, और उसको भी समझना है कि जो एक टर्म आता है CFSE एनर्जी, CFSE इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, पहले उसकी बात कर ली जाए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, CFSE एनर्जी जब भी निकालेंगे हम लोग तो इस पार्ट से इधर बटा। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इलेक्ट्रॉन जब आपने ऑर्बिटल रीअरेंज कर ली जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता था,
तो वैसे यहाँ पे भी दो अलग अलग एनर्जी लेवल आ गए। तो अब कभी भी कॉम्प्लेक्स में जब आप डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो अब तो उसका तरीका बदल जाएगा, अब तो एक जैसे है नहीं। तो पहले आप इसमें फिल करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे, पहले इसमें भी फिर बाद में यहाँ। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे बोला जा गया कि 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर वाला पोर्शन इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी ऑर्बिटल, ठीक है, और प्लस फिर माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट और इनटू में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। तो ये तरीका है आपको CFSE एनर्जी को निकालने का, सिंपल सा तरीका। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG, और यहाँ पे T2G का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, ठीक। तो ये दोनों बातें भी यहाँ पे आपको जाननी है, समझ रहे बात। तो इस तरह से CFSE एनर्जी, इसको हम लोग थोड़ा दोबारा और पढ़ेंगे। CFSE एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है आगे, अभी मैंने केवल फॉर्मुलेशन के लिए बता दिया कि कैसे आप इसको बदलेंगे। तो ये हम लोगों ने स्प्लिटिंग की बात समझ ली। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें जानना है, जिस पे हमें काम करना होगा। अब हमें इस बात को भी समझना है कि ये जो डेल्टा नॉट आपने लिखा है, डेल्टा नॉट जो है EG और T2G के बीच का जो गैप है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो उसको हमें समझना है। उसका एक अलग से पूरा टॉपिक है, उस पर डिटेल में बात करते हैं हम लोग। डेल्टा नॉट जो हम लोग लिख रहे हैं, दरअसल वो जनरेट ही क्यों हुआ, अगर आप बात करें कि दोनों का गैप ही क्यों बना, तो वो आपको पता है कि मेटल आयन और लिगेंड के अप्रोच के कारण। तो ऑब्वियस बात है कि जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो भी डिपेंड किस पे करेगी, मेटल आयन और लिगेंड के नेचर पे। तो मेटल आयन कैसा है, लिगेंड कैसा है, उन सब के बहुत सारे फीचर जो होंगे, जो नेचर हैं, उस पे बेस्ड होगा डेल्टा नॉट। तो अब हम अगले टॉपिक पे यही बात करेंगे कि डेल्टा नॉट को कैसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो आप पहले जरा इतना नोट करिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो अभी तक अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो डेल्टा नॉट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा नॉट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। डेल्टा नॉट फैक्टर्स क्या हैं, तो इस पे दो बातें तो क्लियर है कि एक तो नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में हम बात कर सकते हैं, और दूसरा है नेचर ऑफ मेटल आयन पे। तो नेचर ऑफ मेटल आयन, क्योंकि दोनों के इंटरेक्शन से ही ये सब बातें डेवलप हुई हैं। और डेल्टा नॉट का मतलब EG और T2G के बीच का एनर्जी गैप, इसी को आप समझ रहे हैं। तो चूंकि मेटल आयन है और इस पे लिगेंड का अप्रोच हुआ है, लिगेंड अपना अप्रोच कर रहा था, इस अप्रोच से जो भी वेरिएशन आया है डी ऑर्बिटल्स के बीच, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ लिगेंड में कैसे डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ मेटल आयन पे भी डिपेंड कैसे करेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ मेटल आयन पे, ठीक है ना। तो मेटल आयन के केस को अगर पढ़ें हम लोग, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, और सबसे पहला पॉइंट आता है वो है चार्ज, चार्ज ऑन मेटल आयन। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप मेटल आयन पे चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो जो लिगेंड का अप्रोच होगा वो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होना है। और जितना ज़्यादा अप्रोच होगा उस कंडीशन में ऑब्वियस बात है कि जो गैप होगा एनर्जी का बढ़ जाएगा। तो ये सबसे पहला फैक्टर। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए FeH2O का होल 6, और मैंने यहाँ +3 का एक कॉम्प्लेक्स लिखा, और यहाँ लिख दिया FeH2O का होल 6 एंड +2 का कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियस बात है कि डेल्टा नॉट Fe+3 के केस में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट ऑफ Fe+2, ठीक है। तो ये फैक्टर्स, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से मैं और भी एग्जांपल्स पे बात करूं, तो जैसे
निकल NiNH3 का होल 4 और यहाँ मैं +4 लिख देता, और यहाँ NiNH3 का होल 4 और यहाँ +2। तो इन दोनों में, अच्छा हालांकि मैंने 6 कॉम्प्लेक्स नहीं बना देता हूँ मैं, तो इसमें भी डेल्टा नॉट जो Ni+4 का होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट ऑफ Ni+2। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है कि जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा मेटल आयन पे, लिगेंड का अप्रोच उतना बढ़ जाता है और उससे डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक बात ध्यान रखिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस पर बहुत डिटेल है, उस पर हम लोग इसको यहाँ पे रोक देते हैं, आप यहाँ तक इसको समझिए। नेक्स्ट क्लास पे इस पर हम बहुत सारा डिटेल पे बात करेंगे। और कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो CFT जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, वैसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी स्प्लिटिंग होगा, उसमें पूरी चीज़ें बदलेंगी, कॉन्सेप्ट एक जैसा होगा, बस लिगेंड के अप्रोच और नंबर ऑफ लिगेंड डिफरेंट होंगे, तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। लेकिन अब हम आज की लेक्चर को यहाँ पर रोक देते हैं और नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ मेटल आयन पे और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे डेल्टा नॉट बढ़ेगा या घटेगा और इसका एप्लीकेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज फिलहाल इसको आप समझो, इसको पढ़ो जितना मैंने बताया, और इस पर भी क्वेश्चंस पे हम लोग नहीं आएंगे, अभी केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है अभी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास पे जब हम लोग आएंगे तो इसके आगे हम लोग यहीं से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।